Assalamu alaikum ADP. Today we are going to discuss about the structure and function of Golgi apparatus. Firstly, we will discuss about the discovery of Golgi apparatus. Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898 and of course जब हम लोगों ने लास्ट ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा हमने उनकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं. दैट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अकरेंस. गोल्जी अपरेटस कहाँ पाया जाता है? ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में होगा बेटा. आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे. तो तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में क्या पाया जाता है? गोल्जी अपरेटस पाया जाता है. देन व्हाट इज़ गोल्जी अपरेटस, होता क्या है? जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो कहते हैं दीज आर द स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्ने. फ्लैटेंड हैं मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स या थैलियाँ हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है. अगर आपको याद होगा तो लास्ट में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था और उसके बारे में भी हमने यही कहा था कि जो हमारे पास ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हैं दैट आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी. तो आप अगर नोट करेंगी और पिछला आपको याद है तो यहाँ देखें ये तकरीबन वैसा ही स्ट्रक्चर है जिस तरह के वो था. ए मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग कहते हैं कि इंटरनल जो मैटर है उसको सेपरेट कर दिया गया है थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द एक्सटर्नल मैटर. तो यहाँ देखें ये जो है ना बेटा, ये इसकी क्या कहलाएंगी? सिस्टर्नी कहलाएंगी. और यू कैन से मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे. दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी. ठीक है, ये सिस्टर्नी है. तो ये बिल्कुल वैसे ही ट्यूब्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हैं और इन्होंने आउटर साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रखा है या आउटर साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रखा है अपने इंटरनल मैटर को. ठीक है, दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज सिस्टर्नी. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को. अगर आप यहाँ थोड़ा सा मज़ीद गौर करेंगी तो आप देखेंगी बेटा कि ये साथ में छोटी छोटी वेसिकल्स जो है ना, ये देखें ये अटैच है इन सिस्टर्नी के साथ ना, इनके करीब मौजूद हैं या इनके साथ बाउंडेड है. तो जिस वक्त हम लोग कलेक्टिवली इन स्टैक्स को जो कि सिस्टर्नी कहलाती हैं उसके साथ बाउंडेड वेसिकल्स को एक टर्म दे तो उस टर्म को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. देखें यहाँ पे हम लोग क्या डेफिनेशन इसकी करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, कि सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो अभी आपने देख लिया कि हमारी सिस्टर्नी के साथ वेसिकल्स जो हैं वो अटैच हैं, तो फिर हम इनको कलेक्टिवली एक नाम देते हैं दैट इज़ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर. आपने देखा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी फॉर्मेशन पे. फॉर्मेशन क्या है? ये जो है कॉन्टीन्यूसली फॉर्म होती हैं बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स. अब फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स मीन इसका मतलब है पहले वेसिकल्स को कहीं से आना चाहिए. दीज आर फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स. तो आगे वो बता रहा है कि वेसिकल्स कहाँ से आती हैं, विच आर प्रोबेबली ड्राइव्ड बाय द बडिंग ऑफ SER. एंड व्हाट इज़ SER? अगर पिछला लेक्चर आपको याद है तो SER की जो फुल फॉर्म थी वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया बडिंग, जिसके जो साइंस वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे बडिंग से, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को भी बताती जाऊँ बेटा. बडिंग का मतलब होता है किसी एक बड़े स्ट्रक्चर में से बाय द डिवीजन डिवाइड होने के बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो अप होना शुरू होता है या अलग होना शुरू होता है और ऐसा ऐसा उसका साइज़ बढ़ता है और फिर कंप्लीट कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम द इनिशियल स्ट्रक्चर. उसको हम कहते हैं बडिंग. तो वो जो कट ऑफ होगा वो फर्दर, अगर तो आप रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वो फर्दर मज़ीद ने जो है ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. तो ये उसी से यहाँ पे एक वर्ड जो है वो बोरो किया गया है. अगर आप यहाँ नोट करो, वैसे तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक, बल्कि मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दिखा देती हूँ. ये थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा. यहाँ देखें कि बडिंग कैसे हो रही है. आप ये नोट करें डायग्राम में. यहाँ में दो मेन चीज़ें जो हैं वो क्लियर कट दिखाई गई, बल्कि दो से ज़्यादा हैं.
तो खैर अभी हम जिसकी बात करें वो क्या क्या है, हमें दरमियान में एक ये न्यूक्लियस दिखा दिया गया। न्यूक्लियस के गिर्द ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों साइड पे दिखाया गया। और आप नोट करो तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट्स प्रेजेंट हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके साथ यहाँ पे आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाया। तो यहाँ अगर आप नोट करिए तो एक बड है। अगर मैं फर्स्ट सारी इंट्रोडक्शन को ज़रा रेज करके दोबारा आपको बताऊं, ये यहाँ देखें, आप अगर नोट करेंगी तो क्या है कि ये यहाँ से एक वेजिकल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो रही है और अलग होने के बाद ये किस तरफ जा रही है, गोल्जी ऑपरेटस के पास जा रही है। तो ये वेजिकल्स जैसे ही यहाँ से बड ऑफ होती हैं या यू कैन से दैट के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग होती हैं, तो वो कहाँ जाती हैं, गोल्जी ऑपरेटस के पास जाती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। और ऐसी बहुत सारी वेजिकल्स जब आपस में फ्यूज़ होती हैं तो फिर ये स्टैक्स बनती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। और इन स्टैक्स में और इन्हीं स्टैक से फिर फर्दर मूव करते हुए वो मज़ीद जो है वेजिकल्स जो है वो सेपरेट होंगी। और वो वहाँ पे उनके सेपरेट होने का क्या मकसद है, मतलब कहने का ये है कि अगर ये यहाँ से सेपरेट होगी तो अगेन वहाँ पे जाके भी वेजिकल्स बनी है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बेटा कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये इनको मेम्ब्रेन बाउंड करेगा, यू कैन से दैट इनकी पैकिंग करेगा। जैसे कि अगर हम यूँ कहें कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद थे, तो उन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज की, जो प्रोटीन एंजाइम भी हो सकती है, जो भी उसने सिंथेसाइज किया मटेरियल, वो मटेरियल इसने इन वेजिकल्स के थ्रू किसको ट्रांसफ़र कर दिया है, गोल्जी ऑपरेटस को। अब गोल्जी ऑपरेटस में यहाँ सिस्टर्नी के साथ अटैच होने के बाद सिस्टर्नी की फ्लैटेंड सैक से मूव करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इस फेस से ये पीछे की तरफ ट्रांसफ़र होता जाएगा और जब तक वो लास्ट में पहुँचेगा उसकी पैकिंग हो चुकी होगी। तो मटेरियल एक्चुअली हमें किसने दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। उस मटेरियल की पैकिंग किसने की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने। और पैकिंग होने के बाद जो वेजिकल्स इससे सेपरेट होंगी, फिर वो वेजिकल्स जो हैं उनको सेल से बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रही हो कि किस तरह से ये आउटसाइड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज़ द होल प्रोसीजर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम जो है या फंक्शन जो है वो एसोसिएटेड होता है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आने वाले मटेरियल्स को मेनली क्या करता है, पैक करता है। तो फिर यहाँ से फिर हम यहाँ एक और चीज़ देख रहे हैं। सो मेरा ख्याल है ये तो समझ आ गया होगा, प्रोबेबली ड्राइड बाय द बडिंग ऑफ SCR क्या है कि SCR या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बड ऑफ होती हैं वेजिकल्स वही आके फ्यूज़ होती हैं या जुड़ती हैं और किसकी शेप ले लेती हैं, स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी की। देन फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग फेज, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि द आउटर कन्वेक्स सरफेस इज़ द फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। रिमेंबर दैट हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी एक साइड को हम लोग फॉर्मिंग फेस कहते हैं। फॉर्मिंग मतलब बनाने वाला, यू कैन से दैट। और वो कौन सी वाली साइड है, वो कन्वेक्स सरफेस है। अभी हम इसको रीड आउट कर लें, फिर मैं आपको ज़रा डायग्राम से भी दिखाती हूँ। और उसके बाद देखें जो कनकेव सरफेस है दैट इज़ द मैच्योरिंग फेज। अब जो लोग इससे फेमिलियर हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स सरफेस है, वो यकीनन समझ गए होंगे, लेकिन जो फेमिलियर नहीं है उनके लिए हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ऊपर डायग्राम में, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कंप्लीट डिटेल डायग्राम है, अगर आप वहाँ इसको नोट करेंगी यहाँ, तो आप यहाँ दो किस्म की शेप्स देखो। हम थोड़ा इसे यूँ साइड पे करते हैं, अगर ये पॉसिबल है, ये ठीक है। तो ये देखें, अब अगर आप नोट करो, मैं पहले थोड़ा सा याद करवा दूं कि कन्वेक्स क्या था। हम लोगों ने या आपने भी 10th में पढ़ा होगा कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, और ये सभी ने पढ़ा होगा, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के, क्योंकि साइंस वालों ने फिज़िक्स में और आर्ट्स वालों ने जनरल साइंस में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हुआ है। कन्वेक्स लेंस जो होता है बेटा, वो ऐसा लेंस होता है जो कि साइडों से बारीक और दरमियान से ज़रा मोटा होता है, तो इसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अभी जो मैंने अभी ड्रॉ किया, तो ये अगर कन्वेक्स लेंस है, आप नोट करो इसकी ये कॉर्नर जो है, ये ज़रा मैं कलर चेंज करके दिखा रही हूँ, कॉर्नर बारीक हैं, जबकि मिड से वो थोड़ा सा क्या है,
मोटा है। तो अगर आप इसकी एक साइड को नोट करोगी तो कुछ किस किस्म का ये फेस देता है, ये बेटा ये ऐसा फेस देता है। अगर मैं सिर्फ एक ही साइड को नोट करवाऊँ तो ये कैसा फेस देगा, ऐसा। अगर कोई भी ऐसी सरफेस जिसकी आपको ऐसे दिखाई दे, सरफेस जो कि साइडों से अंदर की तरफ और बाहर निकला हुआ हो दरमियान से, तो हम उसको कन्वेक्स सरफेस कहते हैं। अब अगर आप नोट करोगी तो हम गोल्जी कम्प्लेक्स में अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखें, ये थोड़ी सी सरफेस कौन सी बनती है, कन्वेक्स सरफेस बनती है। ठीक है, तो जो कन्वेक्स सरफेस थी दैट इज़ कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस, उसको क्या कहते हैं, यहाँ देखें, उसको कहते हैं फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस। उसके बाद ये यू कैन से दैट गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ सिस्टर्न और सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कनकेव सरफेस की। अब कनकेव क्या था, अगर आप इसी से मेरी फर्स्ट से थोड़ा आपको याद आया हो तो कनकेव लेंस कुछ ऐसा था। ठीक है, कनकेव लेंस साइडों से मोटा था और दरमियान से क्या था, बारीक था। अब अगर इसी तरह से मैं इसकी सिर्फ एक साइड को अगर हम लोग देखें, जो आउटर साइड हमें दिखाई दे रही होती है, अगर आप उसको नोट करोगे यहाँ देखें तो वो कैसी दिखाई देगी, कुछ यूँ कि साइडों से बाहर को निकला हुआ है और दरमियान से अंदर को दबा हुआ है, कंप्रेस्ड है। अब अगर इसी शेप को लेते हुए हम लोग अपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये वाला फेस जो है ना, ये कुछ इस तरह से है, जैसा कि हमारा कनकेव सरफेस है। तो कनकेव सरफेस वाली साइड जो है बेटा, वो कौन सी साइड कहलाती थी, अभी हम पढ़ के आए डिटेल में, दैट इज़ द मैच्योरिंग फेस। वो कौन सा फेस है, हम इसे कुछ ये ऐसे कर लेते हैं, लें, तो वो कौन सा फेस है, मैच्योरिंग फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस है। अब एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो मैच्योरिंग फेस किस तरफ होगा और फॉर्मिंग फेस किस तरफ होगा। तो बेटा आप यहाँ पे साथ ही नोट करें, जो हमारा मैच्योरिंग फेस है वो किस साइड पे है, ये देखें, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड पे है, यानी आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर की तरफ कौन सा फेस होगा, मैच्योरिंग फेस होगा, जबकि सेल की इनसाइड अंदर की तरफ, जिस तरफ के क्या होना चाहिए, जिस तरफ हमारा जी न्यूक्लियस, क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, एन फॉर न्यूक्लियस। ठीक है, जिस तरफ न्यूक्लियस होना चाहिए उस तरफ हमारा कौन सा फेस है, उस तरफ हमारा फॉर्मिंग फेस है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, मैच्योरिंग फेस किस तरफ होता है, आउटसाइड द सेल। अब ये भी आपको समझाती चलूँ कि इसमें बड़ी कॉमन सेंस भी, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के समझेंगी तो आप वैसे ही समझ पाएंगी कि कौन सी साइड पे मैच्योरिंग और कौन सी साइड पे जो है हमारा फॉर्मिंग फेस है। अब अगर आप यहाँ नोट करो तो बेटा फॉर्मिंग फेस मतलब जहाँ से वेसिकल्स बनना स्टार्ट होंगी, जहाँ आके वेसिकल्स अटैच होंगी। तो ये देखें हमारी कौन सी साइड पे वेसिकल्स आके अटैच होना शुरू हो रही थी, ये जी जिस तरफ न्यूक्लियस है वहाँ से आके वेसिकल्स अटैच होना शुरू हो रही हैं। तो दिस इज़ द फॉर्मिंग फेस, यानी यहाँ से बनना शुरू हो रही हैं। और फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि जैसे जैसे वो स्टैक के साथ मूव करती हैं, मूव करती जाती हैं, वैसे वैसे हमारी वेसिकल्स पैक होती जाती हैं और जब वो लास्ट में पहुँचती हैं तो वो एक कंप्लीट मेम्ब्रेनस बाउंड जो है सैक्स वेसिकल्स बन जाती हैं, जिनको हम सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी उनकी पैकिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अगर इस तरफ मूव करते हुए उनकी पैकिंग कंप्लीट हो रही है तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि दिस फेस इज़ द मैच्योरिंग फेस, क्योंकि यहाँ पे आके पैकिंग कंप्लीट हो गई। तो ये मैच्योरिंग फेस किस तरफ हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड पे, जहाँ से फिर वो आउटसाइड ट्रांसफ़र हो जाएंगी। मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपने मेरी बातें या मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम चलते हैं, अब फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस हमारा क्लियर हो गया कि कौन से फेसेस होते हैं। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ स्टैक, जो कि मेरा ख्याल है अब मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही बहुत अच्छे से समझ गई होंगी कि जो हमारा होल स्टैक होता है वो नंबर ऑफ सिस्टर्नी पे मुश्तमिल है और हम कहते हैं कि ये मूव करती हैं फ्रॉम द आउटर टू द इनर फेस, यानी बाहर वाले फेस से अंदर वाले फेस की तरफ। अब बाहर से अंदर क्या मुराद है,
कन्वेक्स टू कनकेव, क्योंकि अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए कि कन्वेक्स फेस जो है वो बाहर की तरफ होता है और वो हमारा कौन सा फेस था, फॉर्मिंग फेस था, और कनकेव फेस जो है वो किस तरफ होता है, वो अंदर की तरफ। दैट्स वाई ही सेड दैट फ्रॉम आउटर यानी कन्वेक्स टूवर्ड्स द इनर यानी कि कनकेव, फ्रॉम आउटर टू द इनर यानी बाहर से अंदर की तरफ, फ्रॉम द कनकेव टू द कन्वेक्स। ठीक है, ये हमने यहाँ डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और यू कैन से दैट गोल्जी अपरेटस। अब उसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, सिक्रीशंस, जो कि बहुत क्लियर हो जाता है कि सिक्रीशन फर्स्ट होगा, क्योंकि हमने कहा यहाँ से वेजिकल्स जो हैं वो सेल से बाहर जो हैं वो ट्रांसपोर्ट भी हो सकती हैं पैक होने के बाद, ये वो या सेल के अंदर भी। तो दैट्स वाई कि जो यहाँ से रिलीज, सिक्रीशन का मतलब होता है खराज, खारिज करना, यानी यहाँ से हम लोग खारिज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। दैट्स वाई सेल सिक्रीशन भी इसका एक फंक्शन हो गया। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न विद द सेल सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन से उनका ताल्लुक है। अब सिक्रीशंस जो है वो आती कहाँ से हैं, वो हमने अब डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि सिक्रीशन जो है वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि राइबोसोम्स बनाते हैं, जहाँ कहाँ मौजूद थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, यानी प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन एंजाइम्स भी हो सकती हैं, और वो उन्होंने बनाना है। वो सिक्रीशन पास होंगी आउटसाइड बाहर की तरफ, किसके ज़रिए से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चलते हुए गोल्जी अपरेटस के ज़रिए। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और पैकिंग। जो प्रोडक्ट्स बन के आएंगे उनकी फिनिशिंग और पैकिंग किसका काम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। जो सिक्रीशंस जो है उनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और पैकिंग करना, ताकि उनको क्या किया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके, वो गोल्जी अपरेटस का सेकंड फंक्शन है। अब थर्ड फंक्शन जो है वो उसका क्या है, थर्ड फंक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये डाइजेस्टिव ग्रैन्यूल्स भी बनाते हैं। अब डाइजेस्टिव ग्रैन्यूल्स की एक एग्जांपल हम ले रहे हैं मैमल्स में। बेटा मैमल्स मैंने आपको पहले एक लेक्चर में भी बताया था, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी पे बाल मौजूद हों, और दूसरा वो अपने बच्चों को फीड करवाएं, नरिश करवाएं खुद से, तो वो क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो इनकी पेंक्रियाज जो है वो सिक्रीट करती हैं ग्रैन्यूल्स, जिसमें क्या होंगे, एंजाइम होंगे, वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब पेंक्रियाज क्या है बेटा, पेंक्रियास ग्लैंड है जो कि, और ग्लैंड का काम अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अपने सेल्स के टॉपिक में पढ़ा था, ग्लैंडुलर सेल्स, यानी ग्लैंडुलर सेल्स वो होते हैं जो सिक्रीशंस और हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तो पेंक्रियास ग्लैंड हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक करते हैं, हमारे स्टमक के ऊपर मौजूद होते हैं, और वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम हेल्प किस में करते हैं बेटा, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो फंक्शन नंबर 4 है, दैट इज़ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो रोल है वो ट्रांसपोर्ट में भी है, और वो तो हम अभी डिस्कस कर भी चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोडक्ट किसके पास आएंगे, गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस उनकी पैकिंग करेगा और उनको सेल से बाहर एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। दैट्स वाई ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स टू आउटसाइड द सेल जो है वो भी एक इसका गोल्जी अपरेटस का फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द गोल्जी अपरेटस। अब बेटा यहाँ पे मैंने जैसे लास्ट में भी कहा था कि साइंस में ये इंपॉर्टेंट होता है कि टर्म को सुनते ही आप फ़ौरन से उसके मीनिंग समझ जाएं कि क्या बात हो रही है। तो ग्लाइकोप्रोटीन अगर वही उसी से लिंक करते हुए आप याद रखेंगी, तो मैंने वर्ड कहा था आपको, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। जब भी आप कहीं ग्लाइको पढ़ती है मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन तो प्रोटीन्स हैं, इट मीन्स ये कॉन्जुगेटेड मोलेक्यूल है। कॉन्जुगेटेड मोलेक्यूल वो मोलेक्यूल होते हैं जिसमें दो डिफरेंट टाइप के मोलेक्यूल्स को इकट्ठा कर दिया जाता है और उनको मॉडिफाई करके एक नया मोलेक्यूल बना लिया जाता है, उन्हें हम कॉन्जुगेटेड मोलेक्यूल्स कहते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेटेड मोलेक्यूल्स हैं, जिसमें अगर मैं कहूँ ग्लाइकोप्रोटीन तो कौन से दो डिफरेंट टाइप के मोलेक्यूल्स को यहाँ पे जोड़ दिया गया है, वो एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्या है, प्रोटीन है। इस तरह आप ग्लाइकोलिपिड्स की बात करेंगे तो इस जो कॉन्जुगेटेड मोलेक्यूल में किन को मॉडिफाई किया गया, ग्लाइको फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड फॉर लिपिड्स को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किनका, गोल्जी अपरेटस का, कि यहाँ
यहाँ पर जो मोलेक्युल्स हैं उन्हें मॉडिफाई किया जाता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को बाय एडिंग, उनमें क्या ऐड करते हुए, कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करते हुए। जब ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे ही टॉपिक हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो सभी बहुत अहम हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी बेटा आपके लिए एज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और ऑफ कोर्स शॉर्ट एंड एमसीक्यूज तो कहीं से भी आएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कोई एम्बिग्युइटी हो बेटा, कोई परेशानी हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, और अपने तमाम लेसन को साथ साथ तैयार करती रहें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।